हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों स्टोन कॉलम्स यूजिंग विप्रो रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्ट 6 के बारे में। इसमें जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे से दी जा रही है। तो आप मूर्त के सेक्शन 300 में जाएंगे, उसमें क्लॉज 314.4.9 में जाएंगे तो उसमें टॉलरेंस के बारे में बताया गया है। उसके जस्ट नीचे सेटिंग आउट कैसे करते हैं, प्रस्थान करना मतलब किस तरह से वहाँ सेटिंग आउट किया जाता है साइड पे, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि सेटिंग आउट शेल बी कैरिड आउट फ्रॉम रेफरेंस लाइंस एंड पॉइंट्स शोन इन द ड्राइंग्स इमीडिएटली बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टोन कॉलम्स। द स्टोन कॉलम पोजीशंस शेल बी मार्क्ड विथ सुटेबल आइडेंटिफिएबल मार्कर्स। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि ड्राइंग में दिखाए गए संदर्भ लाइनों और बिंदुओं से सेट आउट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे कि हम ड्राइंग्स में जैसा भी हमको उसमें ड्राइंग्स में मैप में ड्राइंग में दिखाया गया उसी तरह से हमको सबसे पहले लेआउट करना है, वहाँ सेट आउट करना है और बिंदुओं को लाइन खींचकर और रेफरेंस लाइन खींचकर और बिंदुओं को पॉइंट देना है। और पॉइंट देने के बाद ही जो हम स्टोन कॉलम्स का निर्माण करेंगे वो उसके बाद ठीक उसके पहले हमको लाइंस खींचकर रेफरेंस लाइंस देकर ही हमको स्तंभ कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इसमें वही बताया है कि ड्राइंग में दिखाए गए संदर्भ लाइनों और बिंदुओं से सेट आउट किया जाएगा और जो स्टोन कॉलम्स की स्थापना से ठीक पहले और पत्थर के जो स्टोन कॉलम्स की स्थिति को उपयुक्त पहचान योग्य मार्करों के साथ चिन्हित किया जाएगा। वहाँ उपयुक्त तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि यहाँ इस पॉइंट पर हमको कॉलम जो है स्टोन कॉलम्स बनाना है, तो उसके बारे में सेटिंग आउट किया जाएगा। ये डिटेल्स इसमें दी हुई है। इसके बाद दोस्तों इसमें पोजीशन के बारे में बताया गया है कि जो पोजीशन हमको किस तरह से स्टोन कॉलम्स की पोजीशन जो हम रखेंगे वो किस तरह से रखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि नो वाइब्रेशन सेंटर और स्टोन कॉलम शेल बी मोर देन 150 mm ऑफ इट्स करेक्ट सेंट्रल लोकेशन इन एनी डायरेक्शन एट द वर्किंग प्लेटफॉर्म लेवल एज शोन ऑन द अप्रूव्ड प्लान्स। तो इसमें कहा गया कोई भी वाइब्रेशन सेंटर या स्टोन का जो कॉलम्स कार्य मंच स्तर पर किसी भी दिशा में अपने सही केंद्र स्थान से 150 mm से अधिक दूर नहीं होना चाहिए, जैसा कि अनुमोदित योजनाओं में दिखाया गया है, जैसा कि अप्रूवल प्लान में दिखाया गया है और उसके अनुसार ही हमको 150 से अधिक दूर केंद्र स्थान से जो सही केंद्र बिंदु है उस सही केंद्र बिंदु से 150 mm से अधिक दूर तक नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपन केंद्र या पत्थर का जो स्तंभ हमको बनाना है वो कार्य मंच स्तर पर जहाँ भी हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो उस जगह पर जहाँ भी हमको कंस्ट्रक्शन करना उस पोजीशन पर वो तो करेक्ट लोकेशन पर तो वर्किंग प्लेटफॉर्म में मतलब सही जो कार्य मंच वर्किंग प्लेटफॉर्म स्तर पर किसी भी दिशा में अपने सही केंद्र स्थान से 150 mm से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए, जैसा कि अप्रूवल प्लान में दिया गया है। तो उसी अकॉर्डिंग हमको पोजीशन जो है देना है, जो भी हम स्टोन कॉलम्स बनाएंगे उनकी पोजीशन इस तरह से रखना है। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि वर्टिकली स्टोन कॉलम्स शेल बी कंस्ट्रक्टेड एज वर्टिकल एज पॉसिबल। द axis of the stone column shall not be inclined from the vertical by more than 1 h or 20 vertical as indicated by the beat of vibrator and follower tubes। वर्टिकली में दोस्तों होता है शीर्षता मतलब वर्टिकल रखना। तो इसके बारे में बताया गया कि हम किस तरह से स्टोन कॉलम्स को रखेंगे। तो इसमें बताया गया कि पत्थर के जो स्तंभों का निर्माण मतलब स्टोन कॉलम्स का निर्माण यथासंभव लंबवत किया जाना चाहिए, मतलब वर्टिकल किया जाना वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए और पत्थर के स्तंभ की जो धुरी रहेगी वो वर्टिकल से 1 इंच और 20 भी से अधिक झुकी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि वाइब्रेटर और फॉलोअर ट्यूब के झुकाव से संकेत मिलता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों यदि हम एक हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं तो 20 हमको वर्टिकल रखना, वर्टिकल पोजीशन में इंक्लाइंड रखना है। तो ये इसका मतलब कहने का हुआ। जो इसमें रेशियो बताया गया वो 1 इंच और 20 भी का मतलब है एक वर्टिकल रहेगा और 20 एक हॉरिजॉन्टल रहेगा और 20 वर्टिकल
से अधिक झुकी नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें स्टोन कॉलम्स की धुरी है वो वर्टिकली इस तरह से हमको इस पोजीशन पे रखना है। और जैसा कि वाइब्रेटर और फ्लोअर ट्यूब के झुकाव से संकेत मिलता है, उसमें जो भी वाइब्रेटर लगा रहता है और फ्लोअर ट्यूब लगा रहता है उसके झुकाव का भी पोजीशन का भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो पर्सनल जो वहाँ काम करते हैं उसके बारे में बोला गया है कि द कॉन्ट्रैक्टर सेल इम्प्लाई सुटेबल पर्सनल हैविंग एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन कॉलम्स। तो इसमें कहा गया है कि जो ठेकेदार के निर्माण में अनुभव रखने वाले उपयुक्त कर्मियों को नियुक्त करेगा। जो भी ठेकेदार होगा वो ऐसे कर्मचारियों को साइट पे रखेगा जिनको स्टोन कॉलम्स बनाने का अनुभव हो। तो इस प्रकार के कर्मचारी साइट पे रखे जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है क्लॉज 314.4.11 में क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि द कॉन्ट्रैक्टर सेल एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन ए क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम टू एश्योर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन। तो इसमें कहा गया है कि जो हमको गुणवत्ता नियंत्रण का ध्यान देना है वो ठेकेदार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम स्थापित और बनाए रखेगा जो विभिन्न निर्देशों की आवश्यकताओं के साथ हो, जैसा कि निर्देश में दिया गया हो, जैसा कि ड्राइंग्स में दिए गए हो। जिस प्रकार का हमको मटेरियल चाहिए उस प्रकार का मटेरियल होना चाहिए। उसकी जो भी लिमिट दी गई हो कि हमको इस लिमिट का मटेरियल यूज करना है, इस तरह का मटेरियल होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए। तो जिस तरह का भी है तो उसमें क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ठेकेदार उस तरह का मटेरियल साइट पे यूज करेगा। तो उसके बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है कि ठेकेदार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम स्थापित करेगा और बनाए रखेगा जो विभिन्न निर्देशों की आवश्यकताओं के साथ हो, जो उनका पालन करता हो। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लास 314.4.12 में मेजरमेंट फॉर पेमेंट के बारे में बताया गया है कि जो हम पेमेंट करेंगे वो किस तरह से मेजरमेंट लेंगे और किस तरह से पेमेंट करेंगे। तो उसके बारे में बताया गया है। इसमें पहला बोला गया है दोस्तों द स्टोन कॉलम्स बाई वाइब्रो प्लॉट मेथड सेल बी मेजर्ड इन लीनियर मीटर ऑफ इट्स कंपैक्टेड लेंथ। वाइब्रो प्लॉट विधि द्वारा पत्थर के स्तंभ को उसकी संकुचित लंबाई के रैखिक मीटर में मापा जाएगा। जो हम स्टोन कॉलम्स रखेंगे उसमें वाइब्रो प्लॉट विधि द्वारा जो स्टोन कॉलम को उसकी संकुचित लंबाई है के रैखिक मीटर में मापा जाएगा। वो कितनी लेंथ में हम उसको रख रहे हैं, स्टोन कॉलम्स कितनी लेंथ में हम कार्य किए हैं, तो उसको उसके लेंथ के लीनियर लेंथ के हिसाब से, लीनियर मीटर के हिसाब से उसको नापा जाएगा। उसके बाद उसमें जो हम सैंड डालते हैं और ब्लैंकेट बनाते हैं सैंड का, तो द सैंड ब्लैंकेट से भी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। तो रेत के कंबल को घन मीटर में मापा जाएगा। जो सैंड का ब्लैंकेट रहेगा उसको क्यूबिक मीटर में मापा जाएगा और उसका पेमेंट जो है वो क्यूबिक मीटर में ही साइड पे किया जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि जब हम द इनिशियल एंड रूटीन लोड टेस्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दी कॉन्ट्रैक्ट सेल बी मेजर्ड इन नंबर एंड पैड। तो इसमें कहा गया है कि जो प्रारंभिक और नियमित लोड परीक्षण होते हैं, लोड टेस्ट होते हैं, जो इनिशियल और रूटीन लोड टेस्ट होते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया हो अनुबद्ध संख्याओं में मापा जाएगा और भुगतान किया जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट में उसमें दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में किसको करवाना है और उसका पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किया जाएगा तो वो भुगतान कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। अदरवाइज उसको संख्याओं में मापा जाएगा कि हमने कितने लोड टेस्ट किए और उस लोड टेस्ट के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा दोस्तों साइड पे। तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि जो प्रारंभिक मतलब इनिशियल जो रूटीन लोड टेस्ट होते हैं, जो नियमित लोड परीक्षण होते हैं, वो जब तक कि अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया हो कि कॉन्ट्रैक्ट में, वो संख्याओं में मापा जाएगा और भुगतान किया जाएगा। तो उसके बारे में दोस्तों इसमें डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, उसके बारे में बताया गया है इसमें। इसके बाद इसमें जो रेट्स होते हैं उसके बारे में बताया कि रेट्स किन किन चीज़ों की दरें तय की जाती हैं। वो क्लॉज 314.4.13 में लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि द रेट सेल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट, लेबर, सुपरविजन एंड इंसिडेंटल्स नेसेसरी टू कंप्लीट द वर्क एज पर दीज स्पेसिफिकेशन। तो इसमें कहा गया है कि जो दरें होती हैं वो विशिष्टताओं के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए
आवश्यक सभी सामग्री जो मटेरियल्स हैं, उपकरण, टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, लेबर हैं, श्रमिक हैं, पर्यवेक्षक हैं, सुपरवाइजर हैं और सुपरविजन करने वाले जो हैं वो प्रशासनिक उपलब्ध कराने की लागत शामिल होगी। तो ये सभी जो है उसके सभी के रेट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तय किए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लागत के हिसाब से उनका पेमेंट किया जाएगा जो भी उसकी लागत आएगी। तो उसके बारे में बताया कि तो विशिष्टताओं के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री, सभी सामग्री, उपकरण, श्रम, पर्यवेक्षण और प्रासंगिक उपलब्ध कराने की लागत शामिल होगी रेट्स में। तो उसके बारे में इसमें दोस्तों डिटेल्स दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या क्या करते हैं, ये पूरी जो विधि है वाइब्रो रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में जो है इसमें पूरा विप्रो प्लॉट विधि द्वारा जो स्टोन कॉलम्स का निर्माण करते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है ये आज की वीडियो में बताई जा चुकी है दोस्तों। तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल जो है इसमें दिया जा चुका है कि हम किस तरह से सेटिंग आउट करेंगे, पोजीशन कैसी रखेंगे उसकी, जो भी हम साइड पे वाइब्रेटर विप्रो प्लॉट मशीन लगाएंगे वो किस तरह से रखेंगे, किस तरह से उसमें कॉम्पैक्शन होगा और उसको इंक्लाइन किस तरह से किया जाएगा और उसमें वाइब्रेटर किस तरह से और फ्लोवर ट्यूब्स किस तरह से लगाया जाएगा और उसमें जो कर्मचारी रहेंगे वो किस तरह से ठेकेदार कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जो कि उसमें अनुभव हो, उस कार्य में अनुभव हो, जो वो कई कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जो उसमें पहले से कार्य कर चुके हों ताकि वो अनुभव से काम करें और सही से काम हो, कोई भी काम बिगड़े नहीं। तो इस तरह से इसमें जो है लिखा हुआ कि जो द कॉन्ट्रैक्टर सेल एम्प्लॉय सुटेबल पर्सनल हैविंग एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन कॉलम्स। तो जो स्टोन कॉलम्स की कंस्ट्रक्शन में अनुभव रखते हो तो ऐसे